Hello students, today we are going to discuss our next chapter, chapter number 24, name assessment procedure part 1. असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, असेसमेंट कैसे की जाती है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसिस हैं उनके लिए जो असेसमेंट है वो किस तरीके से की जाती है, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो हम सब पार्ट को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 24 में. तो देखिए असेसमेंट प्रोसीजर पार्ट 1. असेसमेंट प्रोसीजर इंक्लूडिंग इनकम टैक्स ई असेसमेंट स्कीम 2019 जो हमारा चैप्टर का नेम है. देखिए इसमें हमें फर्दर जो पॉइंट्स बनाकर दिए गए हैं, किन किन पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस किया गया है, हम वन बाय वन ले रहे हैं. यहाँ कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न. इन प्रोविजंस को हम यहाँ देखेंगे. देखिए जिसमें हम ले रहे हैं सबसे पहले बिलेटेड रिटर्न. बिलेटेड रिटर्न क्या होती है? अगर कोई भी असेसी सही समय पर अपने रिटर्न को फर्निश ना कर पाए, यानी जो ड्यू टाइम है उस टाइम पर अगर रिटर्न फर्निश नहीं की जाती, तो ऐसी रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है. एनी पर्सन हु हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द टाइम अलाउड टू हिम or her furnish the return for any previous year at any time before the end of the relevant assessment year or before the completion of the assessment whichever is earlier. Section 139 के अंदर आपको ये सब कहा गया है. नेक्स्ट रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम. रिवाइज्ड जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, रिवाइज्ड रिटर्न एक ऐसी रिटर्न जो गलत हो चुकी है या जिसमें कुछ भी छूट गया है, कोई भूल हो गई है, तो हम उस केस में रिटर्न को दोबारा फर्निश कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम. क्या कंडीशंस रहेंगी फॉर फाइलिंग रिवाइज्ड रिटर्न? द असेसी हैज फाइल्ड द रिटर्न वॉलंटरली और बिलेटेड रिटर्न. द ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट हैज नॉट बीन मेड डेलिबरेटली. जो छूट हुई है, जो गलती हुई है, वो जानबूझकर नहीं की गई है. अगेन सेक्शन 139 में आपसे कह रहे हैं. देन डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम. डिफेक्टिव रिटर्न जिसमें कुछ डिफेक्ट है, एक ऐसी रिटर्न ऑफ इनकम जिसमें कुछ डिफेक्ट है, तो ऐसी रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम कहते हैं. अगेन अंडर सेक्शन 139, when the assessing officer considers that the return of income furnished by the assessee is defective, he may intimate the defect to the assessee and give him an opportunity to rectify the defect within a period of 15 days from the date of such intimation. On an application by the assessee, the assessing officer may extend the period of 15 days. तो उसे जो है टाइम बढ़ाकर दे दिया जाता है ताकि वो उस डिफेक्ट को जो है रिमूव कर सके. A return of income shall be regarded as defective return unless the following conditions are fulfilled. एक रिटर्न जो है डिफेक्टिव रिटर्न कब कहलाएगी? अगर उसमें कुछ कंडीशंस आपकी पूरी नहीं होती, जैसे कि कोई पर्टिकुलर अनेक्शर्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, कॉलम्स हैं रिटर्न ऑफ इनकम के, वो उसमें डालने से रह गए. रिटर्न इज अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट. रिटर्न में वो स्टेटमेंट लगानी रह गई जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल की कैलकुलेशन की गई है. या रिटर्न इज अकम्पनीड बाय द ऑडिट रिपोर्ट. जो रिटर्न है उसमें ऑडिट रिपोर्ट को आप लगाना भूल गए. रिटर्न इज अकम्पनीड बाय प्रूफ ऑफ टैक्स. अगर कोई पर्टिकुलर प्रूफ ऑफ टैक्स आपको लगाना था, अगर वो रह जाए, सपोज कोई टीडीएस या टीसीएस से रिगार्डिंग है, तो इन सभी केसेस में रिटर्न जो है डिफेक्टिव रिटर्न बन जाती है. अगर कोई पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो मेंटेन नहीं की गई, कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, या इसी टाइप का कोई भी अकाउंट है, बैलेंस शीट है, अगर इनमें से कुछ भी आपका लगाने से रह जाए, छूट जाए, प्रोप्राइटरी बिजनेस या प्रोफेशन के केस में, पर्सनल अकाउंट्स के केस में, या एओपी और बीओआई के केस में, या जो पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म के या फर्म के केस में, अगर कुछ भी ऐसा लगाने से छूट जाए, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट,
तो आपकी वो रिटर्न जो है डिफेक्टिव रिटर्न कंसीडर कर ली जाती है। अगर एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करा लिया है लेकिन उसकी पर्टिकुलर कॉपीज को लगाना भूल गया है, या रेगुलर अकाउंट्स जो है मेंटेन नहीं किए जाते, और जो भी पर्टिकुलर रिसीप्ट्स आपके पास हैं जिसमें आप टर्नओवर को शो कर रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस को शो कर रहे हैं, या अपनी इनकम्स को डिस्क्लोज कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें जो है आप साथ में लगाना भूल गए हैं, तो ऐसी रिटर्न को आप डिफेक्टिव रिटर्न कंसीडर करके चलेंगे। देन नेक्स्ट इज एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ए रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने से एग्जम्पशन मिलना। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन exempt any class or classes of persons from the requirement of filling the return of income having regard to such conditions as may be specified in the notification under section 139 subsection 1 C में आपसे कहा गया है। then additional details to be furnished by a person who is filing return under section 139 subsection 1, जो provisions हैं, it requires every person who is otherwise not required to file the return due to the reason that his income does not the maximum exemption limit, the file the return of income if during the previous year he has deposited more than 1 crore in one or more current account maintained with a bank or cooperative bank, or incurred more than 2 lakh for himself or any other person for travel to a foreign country, or incurred more than 1 lakh towards payments of electricity bill। तो ये सभी एडिशनल डिटेल्स हैं जो कि एक पर्सन को रिटर्न फिल करते हुए साथ में लगानी पड़ती हैं अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर ऑफ द बोर्ड टू डिस्पेंस विद फर्निशिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा विद द रिटर्न। बोर्ड जो है इसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकता है। सेक्शन 139C में आपसे कह रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसिप्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं ऑडिट के रिगार्डिंग, तो इन सभी के रिगार्डिंग जो है बोर्ड जो है यहाँ पर आपको रेगुलेट कर सकता है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं, आपसे डिमांड की जा सकती है सेक्शन 139 सबसेक्शन C के अंडर। देन स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स, TRP। TRP क्या होते हैं सेक्शन 139B में आपसे बताया गया है। TRP क्या होते हैं? देखिए, जिस भी पर्सन को, जिस भी एसएससी को रिटर्न फिल करनी है, या तो वो खुद रिटर्न को फिल कर सकते हैं या अपनी रिटर्न को वो प्रिपेयर करा सकते हैं। और जो लोग टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करते हैं ऐसे लोगों को कहा जाता है TRP, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स। यहाँ आपसे कह रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर क्लास या क्लास ऑफ पर्संस अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को जो है वो दूसरे पर्सन से, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से रिटर्न को प्रिपेयर करा सकते हैं। एवरी TRP shall assist the person furnishing the return of income and affix his signature as such return. TRP means any individual who has been authorized to act as a TRP under the scheme. Secondly, specified class or class of persons means any person other than company or a person whose accounts are required to be audited under section 44AB or under any other who is required to furnish a return of income. This is TRP. Now, return to be verified by whom? रिटर्न को वेरीफाई करना, कौन वेरीफाई करेगा रिटर्न को? रिटर्न वेरीफाई करने के लिए देखिए आपसे कहा गया सेक्शन 139 में रिटर्न अंडर सेक्शन 139 शैल बी वेरीफाइड एज अंडर, या आपका सारा कवर होगा सेक्शन 140 के अंदर। इंडिविजुअल के केस में बाय द इंडिविजुअल कंसर्न, और जहां पर इंडिविजुअल एब्सेंट है इंडिया से तो उस केस में उसके बिहाफ पर कोई भी पर्सन। तीसरा, अगर कोई पर्सन मेंटली इनकैपेसिटेटेड है या वो अपने आप से नहीं चीज़ों को मैनेज कर सकता पर्सन,
तो उसके बिहाफ पर कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन, या अगर किसी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है वेरीफाई को करना रिटर्न को, देन एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ कैन वेरीफाई द रिटर्न। सेकेंडली, ये तो था आपका इंडिविजुअल्स के केस में। अभी हम बात करेंगे हिंदू अंडरवर्ल्ड के फैमिली के केस में। देखिए, हिंदू अंडरवर्ल्ड फैमिली, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, हिंदू अंडरवर्ल्ड फैमिली क्या होती है? एक फैमिली होती है जिसमें कुछ लोग मिलकर रहते हैं और फैमिली का एक कर्ता होता है। HUF के चैप्टर में हमने पूरा पढ़ा इसके रिगार्डिंग। तो जो फैमिली का कर्ता है वो भी रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है, और अगर जो कर्ता है इंडिया से एब्सेंट है या वो मेंटली इनकैपेसिटेटेड है चीज़ों को मैनेज करने के लिए, अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, तो उस फैमिली का कोई भी अडल्ट मेंबर जो है ऐसा कर सकता है। देन कंपनी बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर जो है रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। फर्म के केस में कोई भी मैनेजिंग पार्टनर फर्म का जो है वो रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में जो है कोई भी पार्टनर इसको जो है कर सकता है। लोकल अथॉरिटी के केस में बाय द प्रिंसिपल ऑफिसर देयरऑफ। पॉलिटिकल पार्टी के केस में बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सच पार्टी। और एनी अदर एसोसिएशन, कोई AOP या BOI है तो उसके केस में कोई भी उसका मेंबर कर सकता है। एनी अदर पर्सन है, अगर वो पर्सन खुद से कर सके तो अपने आप कर सकता है, और अगर वो ना कर पाए तो उसके बिहाफ पर कोई भी पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट है इस काम को करने के लिए। If an application of a company has been admitted by the adjudicating authority under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 by the insolvency professional appointed by the adjudicating authority। और लास्ट पॉइंट इसमें आपसे कह रहे हैं सेक्शन 288 के अंडर has been amended to provide to enable any other person as may be prescribed by the board to appear as an authorized representative। तो ये थे वो सब पर्सन्स जो कि रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सी हमारा अगला टॉपिक सेक्शन 139A के अंडर हमें दिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारा टॉपिक है परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर। देखो पैन नंबर क्या होता है? पैन नंबर के रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या हैं वो आपको यहाँ बताए गए हैं। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सभी टैक्स पेयर्स को एक पर्टिकुलर नंबर जो है इशू करता है। वो पर्टिकुलर नंबर असेसीज के लिए एक आइडेंटिटी प्रूफ का काम करता है। जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, इट इज मेंट टू आइडेंटिफाई द रिटर्न, टैक्स पेमेंट, चालान्स and the correspondence received from the assessees and link these to their assessment records to facilitate quick disposal of their refund claims or assessments। पैन नंबर एक आईडी नंबर है जो कि एक असेसी को इशू कर दिया जाता है। कोई भी पर्टिकुलर टैक्स की पेमेंट होनी है, कोई रिफंड होना है, TDS होना है, किसी भी तरीके की पेमेंट है रिगार्डिंग द टैक्स, तो वो जो है आपकी पैन नंबर के थ्रू ही होगी। अब यहाँ कुछ केसेस बताए गए हैं जहाँ पर पैन नंबर हमारे लिए बहुत कंपलसरी है। अब ये केसेस क्या क्या हैं? फर्स्टली आपसे कह रहे हैं अगर एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है एक पर्सन की तो आपको पैन नंबर लेना कंपलसरी है। सेकेंडली, इफ़ ही इज़ कैरिंग ऑन ए बिजनेस और प्रोफेशन और उसकी जो टर्नओवर और सेल्स है वो 5 लाख से ज़्यादा है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो भी उसे पैन नंबर लेना है। अगर एक पर्सन लायबल है टैक्स पे करने के लिए किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर या रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, तो भी आपके पास पैन नंबर होना ज़रूरी है। चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में पैन नंबर होना ज़रूरी है। पर्सन्स बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन इंडिविजुअल which enters into a financial transaction of an amount aggregating to 2,50,000 or more in a particular financial year. In that case, it is compulsory to have PAN number। कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर है, पार्टनर है, ट्रस्टी है, ऑथर है, फाउंडर है, कर्ता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, प्रिंसिपल ऑफिसर है, ऑफिस बियरर है,
इन सभी केसेस में इन्हें जो है पैन नंबर लेना कंपलसरी है। अगर वो पर्सन एक इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है, अगर एसएससी जो है सेंट्रल एक्साइज रूल्स 1944 के अंडर कवर होता है तो भी पैन नंबर लेना कंपलसरी है। अगर पर्सन जो है रूल 57AE ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स 1944 के अंडर आ रहा है तब भी पैन नंबर लेना ज़रूरी है। अगर वो एसएससी अंडर सर्विस टैक्स एक्ट है तो भी पैन नंबर लेना ज़रूरी है। इफ़ ही इज एन एसएससी अंडर द सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट और वैल्यू एडेड टैक्स ऑफ ए स्टेट or union territory, if he is entitled to receive any sum or income or amount on which tax is deductible at source, TDS होता है तो भी आपको पैन नंबर लेना ज़रूरी है। Application for PAN number, if he has not been allotted a permanent account number, he must apply for it in the form number 49A within the prescribed time. The assessing officer has also got power to allot to any other person a permanent account number if tax is payable by such person. Then quoting PAN, once a permanent account number has been allotted, such number must be quoted in all returns, all correspondence with income tax authorities, challans for payments, in all documents. अगर किसी भी तरीके का कोई चेंज होता है तो ये एसएससी की ड्यूटी बनती है कि वो असेसिंग ऑफिसर को इसके रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। तो दिस इज कोटिंग पैन नंबर। नाउ देयर आर सम मोर प्रोविजंस रिलेटिंग टू पैन नंबर। पैन नंबर को कोट करना कंपलसरी है रूल 114B के अंडर। अब किस किस पर्टिकुलर केस में कह रहे हैं, जैसा कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें अगर आप सेल परचेज कर रहे हैं 10 लाख से ज़्यादा, property is valued by stamp valuation authority at an amount exceeding 10 lakh, अगर कोई मोटर व्हीकल है अदर देन टू व्हीलर्स ऑल सेल परचेज के ऊपर, अगर कोई टाइम डिपॉजिट है तो डिपॉजिट विद द बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, निधि, एनबीएफसी एक्सीडिंग ₹50,000 और डिपॉजिट्स एग्रीगेटिंग टू मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ है तो उस केस में भी 1 लाख पर ट्रांजैक्शन से ज़्यादा अगर वहाँ ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर कोई आपने अकाउंट खोलना है बैंक में या कोई भी होटल या रेस्टोरेंट के बिल्स की पेमेंट करनी है और वो कैश पेमेंट दैट इज़ एक्सीडिंग 50,000, या कोई भी कैश परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स, बैंकर्स चेक और वो 50,000 से ज़्यादा है एक पर्टिकुलर डे में, वन डे में, तो भी आपके पास पैन नंबर होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक के साथ कैश डिपॉजिट कर रहे हैं एक डे में 50,000 से ज़्यादा, इन दैट केस यू हैव टू बियर अ पैन नंबर। फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं और अगर आपका कुछ भी इसमें जो परचेज है 50,000 से ज़्यादा की हो रही है वन टाइम में तो भी आपके पास पैन नंबर होना ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के केस में आपको अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी में या कहीं भी कोई एप्लीकेशन डालनी है तो पैन नंबर होना ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स अगर आप परचेज करते हो 50,000 से ज़्यादा की तो भी पैन नंबर होना ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट खोलना है आपको तब भी आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख पर ट्रांजेक्शन, परचेज और सेल ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स अगर आप परचेज करते हैं पेमेंट करते हैं एक्सीडिंग 50,000, आरबीआई के बॉन्ड्स अगर आपको पेमेंट कर रहे हैं 50,000 से ज़्यादा, कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की आपकी पेमेंट है 50,000 से ज़्यादा, इन ऑल द केसेस कैश, कार्ड्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स issued under payment and settlement act more than 50,000, purchase or sale of goods of services other than specified in 1 to 17, तो भी आपकी अगर ट्रांजैक्शन 2 लाख पर ट्रांजैक्शन से ज़्यादा है तो आपके पास पैन नंबर होना ज़रूरी है। यहाँ से कह रहे हैं कि पैन नंबर का होना कंपलसरी है। इफ़ ए माइनर एंटर्स इनटू एन अफोर्सेड ट्रांजैक्शन एंड डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ही शैल कोट पैन नंबर ऑफ हिज फादर और मदर और गार्जियन, जैसा भी स्थिति रहेगी। फॉर्म नंबर 60 आपको फिल करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में। प्रोविजंस जो आपके रहेंगे
shall not apply to the following class or classes of persons: central government or state government, the consular's offices. Secondly, every person receiving any sum or income or amount from which tax has been deducted at source shall intimate his PAN number to the person responsible for TDS. TDS के रिगार्डिंग आपको बता रहे हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं। एवरी बायर और लाइसेंसी और लेसी रेफर टू इन सेक्शन 206C will intimate his PAN number to the person collecting tax at source. Every person collecting TCS under section 206C shall quote PAN of every buyer or licensee or lessee in the following documents. डॉक्यूमेंट्स कौन से? जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ साथ लगाए जाएंगे TDS TCS के लिए, और आपके जो भी प्रोविजन सेक्शन 206C के अंदर कवर अप किए जाते हैं। यहाँ अगर आप पैन के रिगार्डिंग प्रोविजंस को पूरा नहीं करते हैं तो पेनल्टी भी रहेगी। इफ ए पर्सन विदाउट रीजनेबल कॉज fails to apply for the allotment of permanent account number within the prescribed time or fails to quote it or Aadhaar number on the relevant documents, the assessing officer shall impose a penalty of rupees 10,000 for each such default under section 272B. ये आपसे कहा गया। This is very important topic, the topic PAN number. Now moving further, कोटिंग ऑफ आधार नंबर। आधार नंबर क्या रहेगा? सेक्शन 139AA में आपसे कहा गया है एवरी पर्सन हु इज लायबल एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर शेल कोट आधार नंबर। आप अपना आधार नंबर भी कोट कर सकते हैं अगर आपके पास आधार नंबर है तो, इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर और इन द रिटर्न ऑफ इनकम। सेकेंडली, एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड परमानेंट अकाउंट नंबर एंड इज लायबल eligible to obtain Aadhaar number shall intimate his Aadhaar number to such authority in such form and manner as may be prescribed on or before a date to be notified by the central government in the official gazette. In case of failure to intimate the Aadhaar number, the PAN number to the allotted to the person shall be made inoperative after the date so notified. The notified date is 31st December 2019 में ऐसा कहा गया है। Then the provisions of this section shall not apply to such person or class of persons or any state or part of any state as may be notified by the central government in this behalf in the official gazette, जो यहाँ पर आपको बड़े क्लियरली मेंशन किया गया है। Then आगे देखिए, quoting of Aadhaar or enrollment ID shall not apply to the following individuals if they have not passed the Aadhaar or enrollment ID. An individual who is residing in the state of the Assam, Jammu Kashmir and मेघालय, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि नॉन रेजिडेंट है, सेक्शन जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आते हैं, एक इंडिविजुअल जो 80 साल से ज़्यादा की एज का है, एक इंडिविजुअल जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है। देन इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 234A में कह रहे हैं कि जो बिलेटेड रिटर्न है या आपकी रिटर्न देरी से जा रही है, आप टाइमली रिटर्न नहीं सबमिट करा रहे हैं, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इंटरेस्ट इन दैट केस, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे यू हैव टू पे इंटरेस्ट, और जो डिले का इंटरेस्ट है, बिलेटेड रिटर्न का जो इंटरेस्ट है, दैट इज 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ अंडर सेक्शन 234A आपसे कहा गया है। नाउ प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो प्रोसीजर क्या रहेगा? रूल 119A के अंदर आपको कहा गया है, देखिए 3 पॉइंट्स आपको इसके रिगार्डिंग दिए गए हैं। पहला पॉइंट, अगर इंटरेस्ट को आप कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन एनुअल बेसिस तो आप उसका पीरियड चेक करेंगे फॉर होल मंथ और मंथ्स, पर्टिकुलर जितने भी मंथ्स आपको दिए गए हैं, और आपसे कह रहे हैं कि और मंथ्स एंड फॉर दिस पर्पज एनी फ्रैक्शन ऑफ मंथ शैल बी इग्नोर्ड, यहाँ पर जो आपके फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स हैं वो इग्नोर कर दिए जाएंगे और जो आपका पीरियड है उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। Where the interest is to be calculated for every month or part of month comprised in a period, any fraction of month shall be deemed to be full month and interest shall be so calculated. यहाँ पर आपका पूरा जो मंथ पार्ट्स में होगा उसे भी आप लेकर चलेंगे।
amount of tax, penalty or other sum in respect of which such interest is to be calculated shall be rounded off to the nearest multiple of 100 rupees and for this purpose subtraction of 100 rupees shall be ignored. देखिए यहाँ से आपको एग्जाम्पल से समझाया गया है सेक्शन 234A में कि किस तरीके से इंटरेस्ट निकाला जाएगा, लगाया जाएगा। आपसे कह रहे हैं डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, डेट फाइल करने की रिटर्न जो है वो है आपकी 20 जनवरी। रिटर्न ड्यू जो थी 31 जुलाई 2020 को थी। देखिए 31 जुलाई को होनी थी तो आपने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने ये और जनवरी के 20 दिन जो लेट हुआ आपका। TDS आपका हुआ था 5000, एडवांस में टैक्स आपने पे किया था 15000 और आपका सेल्फ असेसमेंट में जो था वो 2000 था आपने जो पे किया हुआ है और जो टैक्स पेबल है आपका वो 25,180। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा 25,180 में से एडवांस टैक्स हुआ 15,000, TDS आपका हुआ 5,000, तो इसका मतलब 20,000 आप पे कर चुके हैं। जो आपका ड्यू टैक्स है दैट इज 5,180 रुपीज। अभी हम इसको 100 रुपीज के मल्टीपल में जो है हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे जैसा आपको पहले भी बोला गया है, तो 5,100 रुपीज आपके बन जाएंगे। अब यहाँ पर इसे 1% की रेट से आपको इंटरेस्ट लगाना है। 5,100 इंटू 1% इंटू 5 महीने 20 दिन, जैसा अभी आपको कैलकुलेट करके बताया मैंने कि 1 अगस्त से लेकर 20 जनवरी तक आपका जो टाइम पीरियड बनेगा दैट विल बी 5 मंथ्स एंड 20 डेज, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे 6 मंथ्स में। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ 5,100 इंटू 1%, 1/100 इंटू 6 जो आपके मंथ्स थे। तो जो आपकी इंटरेस्ट की फिगर निकल कर आएगी दैट विल बी योर इंटरेस्ट इज ₹306। तो दिस इज द इंटरेस्ट इन केस ऑफ बिलेटेड रिटर्न, अगर आप रिटर्न को देरी से जमा करते हैं। तो दिस इज अबाउट द असेसमेंट प्रोसीजर, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए। अभी हमने इसका एक पार्ट किया है, बाकी के जो टॉपिक्स हैं विल बी कवरिंग इन द रिमेनिंग वीडियोस। अगली वीडियोस हम उसी बात करेंगे। थैंक यू।